कोई कहता है निसान जा रही है, कोई कह रहा है आ रही है। क्या कर रही है ये भी जानते हैं, साथ ये भी जानते हैं एस्ट्रेल में ऐसा क्या है जिसके साथ निसान इतनी उम्मीदें लगाकर बैठा है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत करें इसके एक्सटीरियर के लुक्स के साथ। इतनी बड़ी गाड़ी है मगर कुछ चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे ये ग्रिल निसान का टिपिकल स्टाइल यही है। हाँ, मैग्नाइट वाला डेटसन का है ये। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, बड़ा लोगो, आगे कैमरा भी दे रखा गया है। सैडली कोई एडास नहीं है। यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प है रिफ्लेक्टर बेस्ड। यहाँ पर डियाल्स और इंडिकेटर भी मौजूद है। देखने में बड़ी चंकी, बड़ी एसयूवी जैसी लगती है। ऊपर एक कैमरा दे रखा गया है लेकिन पर्पज नहीं पता इसका, क्योंकि इसका कोई यूज मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। अगर कैमरा ही है या केवल डमी भी हो सकता है, जैसा कि इसमें ऑलरेडी कई है। लंबी एसयूवी है, महसूस भी होती है। 20 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, अच्छा ट्रैवल है। ग्राउंड क्लियरेंस 210 मिलीमीटर की है, यानी कोई पगना नहीं। यहाँ एक कैमरा मौजूद है इंडिकेटर के साथ में। हालांकि यहाँ ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन वाला ऑप्शन बना हुआ है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट है नहीं कार में। स्कर्टिंग अच्छी लगती है। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मौजूद है। ग्लास एरिया बड़ा है, जिससे भीतर बैठकर आपको क्लास्ट्रोफोबिक फील नहीं आएगा। रूफ रेल और ऊपर आपको बड़ी पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है। रेयर की बात आए तो यहाँ पर आपको बड़े साइज के टेल लैंप मिलते हैं, जिसमें इंडिकेटर भी है और बड़ी लाइटिंग अच्छी लगती है। थोड़ा रेन ड्रॉप जैसा डिजाइन बनाने की कोशिश की गई है रिफ्लेक्शन में, हालांकि वो बहुत ज़्यादा अपील नहीं कर रहा है। एस्ट्रेल की बैजिंग, निसान की बैजिंग मिलती है आपको। वाइपर, डिफॉगर, एक अच्छा स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना, यानी वो चीज़ें जो ज़रूरत की हैं यहाँ पर मौजूद है। मगर कोई जेस्चर बेस ओपनिंग वगैरह सिस्टम नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट सेंसर है जिससे आप दबाइए। और हाँ, ये पावर्ड भी नहीं है, आपको खुद उठाना पड़ता है। अब उठाना पड़ता है तो बंद करने के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर इतनी जगह मौजूद है कि आप अपने लैपटॉप बैग वगैरह या पिट्ठू बैग को रख सकते हैं। सैडली यहाँ पर आप कोई भी चेक इन बैग नहीं रख सकते, मतलब जो चेक इन साइज है वो भी नहीं आता है। और इवन अगर आप चाहें कि केबिन बैग, तो केबिन बैग भी बड़े हैं, उनको भी लाने में यहाँ दिक्कत है। यानी यहाँ पर सामान की प्रॉब्लम बिल्कुल है, मगर उसका इलाज है ये थर्ड रो की जबरदस्ती वाली सीट है, इनकी एक्चुअल में किसी को ज़रूरत नहीं है। अब इसके पास आपको एक बड़ा सा स्पेस मिलता है जिसमें आप काफ़ी सामान कैरी कर सकते हैं। कंपनी का कहना है उनके पास लगभग 16 डिफरेंट टाइप के बूट कॉम्बिनेशन है। हो सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एक्चुअल में सब सीटें अप होने के बाद बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन अगर आप एक भी डाउन कर देते हैं तो आपको अच्छी जगह मिल जाती है, फिर शिकायतें कम हो जाती है। मगर क्या सच में बैठने की अच्छी जगह है? बताऊंगा आपको ड्राइविंग वाले सेक्शन के साथ। निसान एस्ट्रेल, देखिए कुछ चीज़ों के बारे में बातें लोग कम करते हैं। निसान इंडिया में केवल एक कार के दम पर 2500 यूनिट हर महीने, लगभग 30,000 कारें हर साल इंडिया के भीतर बेचता है और लगभग 30,000 कारें इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करता है। यानी टोटल 60,000 कारें इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है मैग्नाइट की। अच्छी है कंपनी, अच्छे कंडीशन पे स्ट्रांगली मौजूद है। बस प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ एक कार कंपनी 1.5 लाख कारें हर महीने बेचती है, तो दूसरी जब 2,500 बेचती है तो हम उसे शक की नजर से देखते हैं। ये तो भाग जाएगी, ये तो पक्का भागेगी, गारंटी से भागेगी, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि 2,500 कारें बहुत हैं उस कंपनी के लिए। तो ये बात सच है। निसान के लिए 2,500 कारें बहुत कम नहीं है, उसके लिए काफ़ी है, क्योंकि दुनिया के कई कंट्रीज में तो वह 1,500 कारें ही बेच पाती है। तो अगर इंडिया में 2,500 बेच रही है तो अच्छी डील है। ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आई। तो अभी क्या है, अब निसान कोशिश कर रहा है कि उन लोगों का कॉन्फिडेंस वापस लाए जो कहते थे भाग जाएगी क्योंकि इसकी सेल कम है, जबकि निसान के लिए सेल इतनी कम नहीं थी। ये वो सच्चाई है। तो अब इस कार के थ्रू क्या होगा? देखो, ये कार सीबीयू के तौर पर आ रही है। सीबीयू का मतलब कंप्लीट
बिल्ट यूनिट इंपोर्ट होके आ रही है। इंपोर्टेड कार पर टैक्स ज़्यादा होता है और इतना ज़्यादा होता है कि कार की कीमत से ज़्यादा। तो अब जब इतना टैक्स लगेगा तो ये कार सस्ती नहीं रह जाएगी। अब कितनी महंगी होगी इस बारे में इंफॉर्मेशन अगले 1 हफ्ते में आ जाएगी। अब इस कार की बाकी बातें करते हैं। सबसे पहले विजुअलिटी यार बहुत अच्छी है। आगे बोनट भी थोड़ा सा दिख रहा है, साइड में भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। इस ORVM से उस ORVM से अच्छा व्यू निकल के आता है और इससे भी पीछे का व्यू काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। सरप्राइजिंगली जो मुझे डाउट थे वो इसने दूर कर दिए। विजिबिलिटी को 8.5 मार्क्स। अब बात करें इसके राइड क्वालिटी की, तो देखिए राइड क्वालिटी हर ब्रोकन रोड पर आपको पता चल जाता है कि इस गाड़ी की राइड क्वालिटी में थोड़ी सी कमी है, बस थोड़ी सी कमी है। और वो ब्रोकन रोड पे आपको पता चलता है। अच्छी साफ़ सुथरी सड़कों पर जो कि दिल्ली NCR और इन एक्सप्रेसवेज की है उन पर आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। मैं जानबूझ के हाईवे टेस्ट करने के लिए इसे हाईवे पर लेकर आया हूँ ताकि मैं हाईवे भी चेक कर सकूँ और सिटी तो कर ही लिया। तो अब आपसे बात करना ज़रूरी हो गया। तो राइड क्वालिटी को मैं इसके दूंगा 7.5 मार्क्स। हैंडलिंग, यहाँ पर बड़ी दिक्कत थी। मैंने इस कार को एक ऐसी स्पीड पे चलाया है जिस स्पीड के बारे में बात करना सही नहीं है और ये कार ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल थी, ऑलमोस्ट। लेकिन वो स्पीड बहुत ज़्यादा है, उस हाई स्पीड पे इसका कंट्रोल कमज़ोर है। लेकिन नॉर्मल चलते समय उतना तकलीफ दे नहीं था। तो मैं हैंडलिंग को भी दूंगा केवल 7 मार्क्स। अब आपसे बात कर लेता हूँ इसके स्टीयरिंग फीडबैक की। स्टीयरिंग पकड़ने में अच्छा है, लेदर रैप्ड है। इस साइड क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन, इस साइड आपको ऑडियो कंट्रोल्स के ऑप्शन, टेलीफोनी के ऑप्शंस और साथ ही पीछे पैडल शिफ्टर दे रखे गए हैं। तो ऐसे फील करने में काफ़ी अच्छा है, मगर इसका फीडबैक भी उतना क्रिस्प नहीं है कि मतलब कॉन्फिडेंस आपको बहुत तगड़ा नहीं आता है जब आप एक्सप्रेसवे पे 120 की जो कि स्पीड है लिमिट यहाँ पर इस हाईवे पे उस पर चलते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी फील होती है। यानी इसकी स्टीयरिंग को मैं दूंगा 7.5 मार्क्स। AC डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल अच्छा काम करता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3 इंच का, सब कुछ क्रिस्प दिखाई देता है, चाहे स्पीडोमीटर हो, चाहे टैकोमीटर हो, चाहे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी की इंफॉर्मेशन हो, सब कुछ यहाँ पता चलता है। म्यूजिक सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आता है, लेकिन जैसे ही हम प्लग हटाते हैं ये बंद हो जाता है। छोटी सी स्क्रीन है, इतनी बड़ी कार के लिए इतनी छोटी सी स्क्रीन जस्टिफाइड नहीं करता है। मैं चाहता था यहाँ पर जब इतनी बड़ी हाउसिंग है तो यहाँ पर 10 इंच की स्क्रीन कम से कम होनी चाहिए थी, वो भी इसमें मिसिंग है। ऊपर से यह बहुत अच्छा व्यू भी निकल के नहीं आता है। हाँ, कोई गाड़ी पास में आती है तो फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स और कैमरा मिलकर आपको यहाँ पर झट से डिस्प्ले देते हैं कि आपकी गाड़ी किसी से छूने वाली है, यानी ब्लाइंड स्पॉट संभालने के लिए ये अच्छा है। लेकिन इस जो मिरर पर ब्लाइंड स्पॉट के पॉइंट दे रखिएगा वो काम नहीं करते हैं। यानी किसी और दूसरे देश में यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम आता है, इंडिया में इन्होंने वही वाला मिरर लगा दिया लेकिन सिस्टम नहीं लगाया। एक्सट्रेल के अगर हम सेकंड रो की बात करें तो यहाँ पर अच्छा नी रूम है, अच्छा लेग रूम है, बहुत अच्छा नहीं, लग्जरी कार जैसा नहीं, लेकिन अच्छा है। मैं सीट को थोड़ी और पीछे कर सकता हूँ, अगर पीछे कोई बैठना चाहे तो फिर बैठ नहीं सकता, मतलब मेरी जैसी हालत भी नहीं हो पाएगी। तो यह मैं अब पीछे कर देता हूँ, तब अच्छा नी रूम है, अच्छा लेग रूम है, बस अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया हुआ है। दूसरा ये आर्म रेस्ट बिल्कुल ना इस पोजीशन पे है और ये नीचे तरफ स्लोप है, जिसकी वजह से इसका भी कोई बड़ा यूज़ नहीं हो पाता है। मोबाइल फंसाने की जगह 2 कप होल्डर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई यूज़ नहीं। बेहतर तो ये रहेगा कि इसको हम ऐसे ही रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 फुट 10 इंच के हिसाब से अच्छा आपको हेडरूम मिल जाता है और बगैर किसी कंप्लेंट के। हाँ, एक ही टाइप ए और एक टाइप C USB पोर्ट मिलता है, 2 AC वेंट दे रखे गए हैं। कूलिंग को लेके कोई कंप्लेंट नहीं है, यानी यहाँ पर जर्नी की जा सकती है
दो दो बॉटल होल्डर्स इस साइड भी दे रखे गए हैं। ओवरऑल सब कुछ अच्छा लगता है, बस अंडर थाई सपोर्ट होता, एक प्राइवेसी कर्टन होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। एर्गोनॉमिक वाइज हर चीज़ आपके हाथ में कंट्रोल में है। कंपनी ने अपनी वो पुरानी गलतियां जो कि वह क्रूज कंट्रोल के एक बटन यहाँ, एक बटन यहाँ, एक बटन यहाँ लीवर में देती थी, वो ख़त्म कर दिया। थैंक यू निसान, बहुत अच्छा काम किया। अब यहाँ पे एक ही हाथ से काम हो जाता है, गुड जॉब। क्वालिटी देखो, ये सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ भी सॉफ्ट है, इधर भी सॉफ्ट का हिस्सा है, यहाँ पे क्लॉथ का इस्तेमाल किया गया है। सीटें भी कपड़े की बनी हुई है जो बहुत आरामदायक है, यानी कोई कंप्लेंट नहीं। और अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, यानी आपको किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं इस कार को चलाते समय। और फिनिश क्वालिटी अच्छी है। अब बात करते हैं जो इस कार की सबसे अच्छी तगड़ी खूबसूरत क्वालिटी है, इंजन। 1.5 लीटर का इंजन है, 3 सिलेंडर है, लेकिन वेरिएबल कंप्रेशन सिस्टम के साथ यह काम करता है। माइल्ड हाइब्रिड भी साथ में मिलता है। सब मिलकर रियली चलाने में तो धमाल मचाते हैं, मजा आता है इसको चलाते हुए। मगर अफसोस की बात है कि कंपनी इस कार की हैंडलिंग को थोड़ा और संभालती तो मजा आ जाता। ओवरऑल इंजन तो चुम्बेश्वरी है। देखिए, इंजन 160 PS की पावर देता है, साथ ही आपको देता है 300 Nm का टॉर्क, और वेरिएबल कंप्रेशन सिस्टम के साथ में यह इंजन रियली दिल जीत लेता है। आप चाहे इसे इकोनॉमी मोड में चलाएं, क्या पिकअप है उसके बाद भी, आप चाहे इसे स्टैंडर्ड मोड में चलाएं, सरप्राइजिंगली मुझे जो डाउट था वो इसने दूर कर दिया। इसकी इकोनॉमी रियली काफ़ी अच्छी है। एस्ट्रेल के अगर थर्ड रो की बात की जाए तो मैंने इस सीट को फुल्ली बैक नहीं किया है, थोड़ा मिड में रख दिया है, क्योंकि फुली बैक करने के बाद तो मैं यहाँ घुस भी नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1.5 इंच की जगह बचती है और मेरे पैर उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, यानी यहाँ आप पैर नीचे करके नहीं बैठ सकते। थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड किया है जिस पर मैं रेगुलर बैठता हूँ, उस सीट के बाद भी मैं यहाँ पर एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ, तो ये जगह एक्चुअल में उन छोटे बच्चों के लिए है जो 6 साल 7 साल 8 साल के हैं, जो यहाँ पालथी मार के बैठ जाए, उतनी जगह यहाँ पर है। एक्चुअली मैं कहूँ तो ये सीट का होना कोई यूज़फुल नहीं है। बेहतर होता ये सीट ना होती और हमें बड़ा बूट स्पेस मिल जाता, या एक सीट का अरेंजमेंट किया जाता है इस पर और ज़्यादा आपको जगह मिल जाती थोड़ा बैठने के लिए, और दूसरी जगह आपको बूट के लिए मिल जाती, तो बात ज़्यादा बेहतर रहती। हाँ, यहाँ पर 2 कप होल्डर मौजूद हैं, उस तरफ भी कप होल्डर मौजूद है। कोई USB पोर्ट वगैरह नहीं है यहाँ पर सैडली, लेकिन वो इतनी कंप्लेंट नहीं, क्योंकि एक्चुअल में इस पर कोई बैठने वाला है नहीं। पूरे घर में झगड़ा होगा किसी को यहाँ बैठा दिया जाता है। अगर जैसे जब मैं इसे काफ़ी देर खड़ा रखता रहा तो इसने थोड़ी देर के लिए 9 किलोमीटर इसे दे दी, और जब मैं इसे हाईवे पे तेज चल रहा था तो इसने मुझे 13 की फ्यूल एफिशिएंसी दी थी, और जब हम इसे बहुत ज़्यादा तेज चल रहे थे तब इसने वापस 3-7 की इकोनॉमी हमें दी है। जब बहुत ज़्यादा तेज चल रहा था तब इसने मुझे 7 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड की है, और नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में जब मैं इसे दिल्ली गुड़गांव वाले रास्ते पे चल रहा था तब इसने मुझे 14 की फ्यूल एफिशिएंसी दी थी। यानी सिटी ड्राइव में अगर आप नॉर्मल चलाते हैं इसे तो यह 9 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 14 किलोमीटर पर लीटर के बीच में एफिशिएंसी दे सकती है, जबकि ARAI सर्टिफाइड जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है सरप्राइजिंगली वह कम है, वो 13 पॉइंट कुछ ही है। हाँ, यहाँ पर आपको बात ध्यान से समझनी पड़ेगी। यह CVT गियर बॉक्स है, अपनी अगली जनरेशन में जा चुका है निसान के, और इसमें रबर बैंड इफेक्ट बहुत मामूली सा फील होता है जब आप स्पोर्ट मोड में चलाते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड और इकोनॉमी मोड में चलाएंगे तो आपको नोटिस में भी नहीं आता, यानी लगभग यह टॉर्क कन्वर्टर या फिर डुअल क्लच ट्रांसमिशन जैसा ही परफॉर्म कर रहा था। अब आपसे बात कर लो इस कार के सेफ्टी की। 7 एयर बैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, और भी टन्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स, जिनमें कि आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 4 डिस्क ब्रेक,
ये सब मिलकर इसको सेफ कार बनाते हैं। निसान की कारों को लेकर कभी डाउट रहा नहीं है लोगों को, और यानी सेफ्टी बहुत अच्छी। अब बात ये आएगी कि क्या इसे खरीदा जाए तो किस कीमत पर खरीदा जाए। चलो कंक्लूजन में बात करते हैं। कंक्लूजन में कुछ खास बात करनी जरूरी है इस कार के बारे में, क्योंकि सब कुछ बुरा नहीं है, ना ही सब कुछ अच्छा है। जैसे ये डोर 85 डिग्री खुलते हैं और देखकर लगता है 90 खुल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी जगह मुझे देखने को क्लियरली मिल रही है। इसकी अच्छाइयों की बात करूँ मैं, पहला इंजन बेजोड़ चलाने में दिल खुश कर देता है, दिल खुश कर देता है। जो लोग कहते हैं 3 सिलेंडर इंजन अच्छे नहीं हो सकते, उन्होंने इंजीनियरिंग के बारे में ABCD भी नहीं जानी है। ऊपर से CVT गियरबॉक्स, लेकिन वह भी क्या कहना, बेहतरीन काम करता है। कईयों को तो पता ही नहीं चलेगा कि रबड़ बैंड डिफेक्ट है भी या नहीं है, यानी वह भी बड़ा शानदार। तीसरा लुक्स, यार क्या कहना है इस गाड़ी का, देख के दिल खुश हो जाता है कि इतनी बेहतरीन गाड़ी, गुड लुकिंग गाड़ी है। मगर यहीं से चीजें बिगड़ जाती हैं। काश कार की सीटिंग कंफर्ट भी अच्छा होता, राइड भी अच्छी होती, हैंडलिंग भी अच्छी होती, स्टीयरिंग फीडबैक भी अच्छा होता तो मजा आ जाता। और प्राइसिंग का तो अभी पता ही नहीं है, तो उस बारे में अपने कमेंट रिजर्व रखता हूँ। ओवरऑल मुझे चलाने में मजा आया, मगर अफसोस थोड़ी हैंडलिंग बेहतर होती तो ये मजा 2 गुना हो जाता और मेरे चेहरे की हंसी बनी रहती। आपकी क्या ओपिनियन है, कैसा रहेगा निसान का इस कार के साथ इंडिया का सफर, क्योंकि यह कंप्लीट बिल्ट यूनिट के तौर पर इंडिया आ रही है। ऐसे में कीमत को कम रखना मुश्किल है। आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया ठोक के डिसलाइक कीजिए, बिल्कुल संकोच के बगैर। फेसबुक पे देखें तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाइए। हाँ यही तो है, दबाओ उसे और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। फिर तो ऐसे ही मज़ेदार बढ़िया वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि कभी कभी इंजन अच्छा होता है तो कभी कभी गियर बॉक्स, और कभी प्राइसिंग अच्छी मिलती है तो कभी अच्छी सर्विस मिल जाती है। देखते रहिए कार गुरु को।